मेरे प्यारे बच्चों, मैं देव प्रकाश यूनिवर्सल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली कि पीएच वैल्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर में इस पीएच वैल्यू का हमारा जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, इसका क्या महत्व है, ये हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व होता है, तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र है, याद रखिए हमारा कहने का मतलब जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ठीक ना, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है। तो अब है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व होता है। अब देखिए जब भी जो हमारा आमाशय है या हमारा पेट की है, तो हमारे आमाशय में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, आपको मालूम होगा कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच वैल्यू होता है, गैस्ट्रिक जूस जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1.5 1.4। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें आप देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये होता है, यह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में यानी कि हमारे पेट में बिना नुकसान पहुंचाए या किसी भी तरह का नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता है, बिना हानि पहुंचाए यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। इससे समझिएगा, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचने में सहायता करता है या भोजन को पचाने में सहायक होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कब उत्पन्न होती है, जब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं, ठीक ना, या फिर अपच की स्थिति हो जाती है। तो ज़्यादा अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर किसी भी तरह से अगर अपच की स्थिति हो जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह बहुत ही अधिक मात्रा में बन जाता है, ठीक ना। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो हमारे पेट में जलन और दर्द महसूस होने लगता है, ठीक। अब क्या उपाय है, जब हमारा पेट मान लीजिए दर्द करने लगा, पेट में जलन होने लगा, तो इससे बचने का एक ही उपाय होता है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं, किसी एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपको अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है और अपच होने के कारण से क्या होगा, आपका पेट में क्या हो जाएगा, दर्द होगा, ठीक ना, और जलन महसूस होगा, ठीक ना। तो इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो काम रहेगा, या हम जो दवा या जो उपचार करते हैं, वह क्या होता है कि हम कोई एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटी एसिड क्या होता है, इसको प्रति अम्ल भी बोलते हैं। एंटी एसिड वैसा पदार्थ होता है जो कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। एंटी एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। तो अब जरा सोचिए आप कि अम्ल के प्रभाव को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, तो अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षारक का उपयोग करना पड़ता है, जो कि आप पहले से भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एंटी एसिड के रूप में कोई भी क्षारक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक, या फिर जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या दुर्बल क्षारक है। इसमें एक सावधानी ये भी बरतनी चाहिए कि जो हम एंटी एसिड लेने जा रहे हैं, वह एंटी एसिड आपका दुर्बल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या फिर पाक सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा, तो ये दोनों कैसे दुर्बल क्षारक हैं, ठीक ना। तो इसी तरह हम ले सकते हैं। ये मत कीजिए गलती से ना, या आप इनके जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिए बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि वो एक प्रबल क्षारक है। तो उसका प्रयोग नहीं करना है, हमको कोई दुर्बल एंटी एसिड का प्रयोग करना है। और नॉर्मली जो प्रयोग किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ऐसे भी सोचिएगा,
जो आप देखते हैं इस स्थिति में नॉर्मली हम मार्केट में एक आता है प्रोडक्ट इनो कर लोग इनो का सेवन करते हैं। इनो में क्या होता है, इनो में देखिएगा तो आपका यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसमें नींबू का कुछ फ्लेवर वगैरह होता है। इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके आपको बनाया जाता है और इसको जैसे ही हम खाते हैं, खाने के तुरंत बाद आपको आराम महसूस होता है। तो यहाँ पर इनो क्या हो जाएगा, प्रति अम्ल हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं क्या है, यह एंटा एसिड है, इसी को बोलते हैं प्रति अम्ल। कोई दिक्कत, ठीक। तो आपने यहाँ पर समझा कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। अगर हमारे पाचन तंत्र में आमाशय में ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ना होगा तो भोजन क्या होता है, आसानी से नहीं पच पाता है। अगर अधिक मात्रा में स्राव हो जाता है तब भी अपच का शिकायत है या फिर पेट में जलन एवं दर्द होने लगता है, तो फिर उसके उपचार के लिए हम ये समाधान अपना करते हैं। ओके, चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वह है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण क्या होता है, दंत क्षय। अब इसको समझिए क्या होता है। तो आपको मालूम है पहले से कि हमारा जो मुंह होता है, ठीक ना, तो मुंह में जो लार होता है, लार का जो पीएच वैल्यू होता है, पहला चीज एक होता है कि भोजन से पहले, आपको मैंने दो बताया है, भोजन से पहले अगर आप लार का पीएच वैल्यू निकालिएगा तो वो होता है 7.4, यानी कि प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और लार का जो पीएच मान होता है वो भोजन के बाद क्या होता है, भोजन के बाद हो जाता है 5.8, जो कि कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब भी हम भोजन करते हैं तो जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे खाद्य पदार्थ होता है, कुछ खाद्य पदार्थ क्या होता है हमारे दांतों में फंस जाता है, या फिर अगर मीठा चीज़ कोई खाते हैं तो मीठा चीज़ भी क्या होता है हमारे मुंह में कुछ उसकी मात्रा जो होती है दांतों में चिपक जाती है। और जो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ अभिक्रिया कर एसिड का निर्माण करते हैं। जो भी शर्करा होता है उस शर्करे को क्या तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, उसका निम्नीकरण करते हैं और निम्नीकरण के फलस्वरूप वहाँ से एसिड का निर्माण होता है। और पहले से आपको मालूम है कि लार का जो पीएच मान होता है भोजन के बाद कितना होता है, 5.8 होता है। और 5.8 है तो यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5.8 है तो यहाँ पर दंत क्षय नहीं होगा, दांत आपका खराब नहीं होता है। लेकिन अगर यह जो पीएच वैल्यू है अगर आप मुंह साफ अच्छा से नहीं करते हो, सुबह सुबह आप ब्रश भी अच्छा से नहीं करते हो, फिर रात को आपने कुछ खाना खाया, मीठा खाया, और जैसे ही आप कुछ खाना खाते हो रात को और उसको साफ़ नहीं अच्छे से करते हो, तो जो भी शर्करा होगा या जो भी अनाज के जो कण होते हैं और दांतों में आपके चिपक जाते हैं तो रात भर सड़कर क्या होता है वो एसिड बना लेते हैं। और वह जो एसिड होता है, अगर उस एसिड का जो पीएच वैल्यू आपका 5.5 हो जाता है, ठीक है, 5.5 से अगर ये इसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है अगर, तब उस स्थिति में आपके जो दांत क्या होते हैं वो सड़ने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नॉर्मली चॉकलेट खाने से मना किया जाता है। ठीक, ऐसा बोला जाता है कि चॉकलेट खाओगे तो दांत तुम्हारे सड़ जाएंगे। तो दांत क्यों सड़ते हैं, सड़ने का रीजन नहीं होता है कि अगर वो चॉकलेट खाते हैं तो उसमें क्या चीनी है, चीनी क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, अभिक्रिया करके चीनी को एसिड में बदल देगा और एसिड क्या करेगा, उनके दांतों को सड़ा देगा। ओके, अब देखिए तो इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने मुंह को खाने के बाद अच्छी तरह से साफ करें। इसके अलावा जो टूथपेस्ट होता है, आपको मालूम होगा कि जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। और इसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू इसका 8 होता है। ठीक ना, तो टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 8 क्यों होता है, ये क्षारीय प्रकृति में क्यों बनाया जाता है, इसलिए क्षारीय बनाया जाता है ताकि मुंह में जो अम्ल आपका बन चुका है या मुंह की जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को क्या करे या कम कर दे। क्योंकि ये क्षार है, वो अम्ल है, तो अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी और जिसके फलस्वरूप जो अम्ल बना है आपका उसका पीएच मान घट कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपका जो दांत होगा कभी खराब नहीं होगा। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान में देते हैं तो फिर आपके दांत कभी नहीं खराब होंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी भी
टूथपेस्ट लीजिए तो उसमें नमक आपका अवश्य होना चाहिए या क्षार की मात्रा आप अवश्य उसमें होनी चाहिए। ठीक है, लीजिएगा कि ये जो हमारे जो दांत होते हैं, दांत का जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है, इनेमल का बना होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि दांत का जो ऊपरी परत है जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है वह किस चीज़ का बना होता है, इनेमल का बना होता है, इनेमल का परत होता है। और यह जो होता है इनेमल, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। यह नॉर्मली जल में नहीं घुस सकता है, लेकिन जब अम्ल आपका इसके साथ अभिक्रिया करता है तो इनेमल की जो परत होती है धीरे धीरे खराब होती है और उसमें छिद्र बन जाता है, कीड़े दांत में आपके लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि दांत की जो ऊपरी परत होती है, जो कठोरतम परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी क्या आपका इनेमल ही है। ओके, यह हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक आपका रहेगा, तीसरा नंबर टॉपिक पौधे और जंतु पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक ना। तो जो होते हैं पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, और उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो आपके जीव जंतु भी हो सकते हैं और जो पेड़ पौधे भी हैं, ठीक ना। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पेड़ पौधे कैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए इसमें पढ़ना हमको कि मृदा के पीएच में परिवर्तन और पौधों पर प्रभाव। पौधे का जो भी पोषक तत्व होता है, सारा का सारा पोषक तत्व पौधे अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अगर मिट्टी की प्रकृति बदलती है, मान लीजिए मिट्टी का जो पीएच वैल्यू अगर 7 है, तो अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू लगभग 7 रहता है तो उस स्थिति में जो भी पौधे होते हैं उनका जो विकास होता है वो सर्वोत्तम होता है। ठीक, लेकिन यदि मिट्टी के पीएच का मान अगर आपका 7 से कम या 7 से अधिक हो जाता है, यानी कि उसकी प्रकृति यदि अधिक अम्लीय हो जाए या फिर अधिक क्षारीय हो जाए, यहाँ तक कि कभी कभी किसी खेत की जो मिट्टी अगर आप लेकर आते हैं तो उस खेत की मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है आपका 4 तक भी जा सकता है और 8 तक भी आपका जा सकता है या उससे भी अधिक जा सकता है। अब ये जो मिट्टी का जो पीएच मान आपका परिवर्तित होता है, आखिर में मिट्टी का पीएच मान परिवर्तित कैसे होता है ये आपको समझना है। तो आजकल आप देखते हैं कि तरह तरह के उर्वरक आए हुए हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो रहा है पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो ये जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है खेतों में, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण क्या होता है, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो आपका प्रभावित हो जाता है। और जैसे ही मिट्टी का पीएच मान प्रभावित होता है उसका सीधा प्रभाव पौधों के विकास पर पड़ता है। पौधे आपके छोटे हो सकते हैं, ठीक, पौधों में फल नहीं लग सकता है, फूल नहीं लग सकता है, या पौधा सीधे मृत हो जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 कंडीशन आपको उत्पन्न होता है। एक कंडीशन तो मृदा अगर क्या हो जाए आपकी अम्लीय हो जाए, मान लिया जाए कि मृदा कैसी हो जाए, अम्लीय मृदा हो जाए। तो अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए आपके खेत की जो मिट्टी है अगर वो अम्लीय हो जाए तो अम्लीय मृदा का उपचार हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमको इस खेत में पैदावार चाहिए तो हम ऐसा कौन सा उपाय अपनाएंगे जिसके माध्यम से इस अम्लीय मृदा की जो पीएच मान है वो आपका 7 के आसपास पहुंच जाए। जो अम्लीय मृदा है, मान लीजिए कोई खेत है आपका जिसकी जो अम्लीयता है बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर किसी भी खेत की अम्लीयता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो किसान के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा। तो आखिर में अगर किसी खेत की जो अम्लीयता अगर बढ़ गई है तो अम्लीयता को दूर करने का एक ही उपाय है कि उसमें कोई आपको क्षार मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो जो वैसा हम क्षार मिलाने का प्रयास करेंगे जो कि
हमारे लिए बहुत ही उसको ढूंढना आसान हो, या बाज़ार में बहुत ही आसानी से वो मिल जाए, उपलब्ध हो। तो नॉर्मली क्या होता है, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना, अनबुझा चूना क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक ना। या फिर बुझा हुआ चूना, बुझा चूना ये क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। या फिर आप चाहें अगर तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, या तो आप अनबुझा चूना ऑक्साइड का प्रयोग करो, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करो, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करो, और इन तीनों में से किसी भी चीज़ का छिड़काव अपने खेत में करते हैं या उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो आपके खेत की मिट्टी की जो अम्लीयता क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, घट जाएगी, और फिर जो आपका फसल है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें विकास आप देख सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा कंडीशन ये आ सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा भी खेत है जहाँ पर उस खेत में क्या हो जाएगा, क्षारीयता बढ़ जाएगा, मिट्टी का जो pH मान है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो मिट्टी का जैसे pH मान बढ़ जाएगा, यानी कि कैसी मृदा हो जाएगी, वो क्षारीय मृदा हो जाएगी, ठीक ना, क्षारीय मृदा हो जाएगी। अगर मिट्टी का pH मान आपका बढ़ गया, यानी कि मिट्टी कैसे होगी, क्षारीय होगी, तो आपको मालूम है, तो इसका समाधान यही है कि हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ जैव पदार्थ है, जैसे कि जैविक जो खाद होता है, जैव पदार्थ कहने को जैविक खाद, जैसे कि जो जीव जंतु होते हैं उनका जो गोबर होता है, मल मूत्र होता है, या उनके जो अवशेष होते हैं, ठीक ना, या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, नॉर्मली गोबर या जो मल मूत्र उनका होता है, उनका जो अवशेष होता है, आप उन सब चीज़ों का जैविक खाद के रूप में प्रयोग कीजिएगा अगर, तो मिट्टी की जो क्षारीयता होती है वो खत्म हो जाती है, और मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ आपकी फिर से हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ से आप समझ गए कि मिट्टी का अगर pH मान परिवर्तित होता है तो पौधों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, जो प्रभाव पड़ता है तो मिट्टी या तो अम्लीय हो जाएगा या तो क्षारीय हो जाएगा। अगर अम्लीय मिट्टी हो जाएगा तो उसकी अम्लीयता को खत्म करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और क्षारीय मृदा अगर हो गई तो उसको दूर करने के लिए क्षारीयता को जैविक पदार्थ यानी जैविक खादों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें कि गोबर, गाय भैंस का जो गोबर होता है या जिसका मल मूत्र होता है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर है कि मान लीजिए कोई ये कहता है कि आपके खेत का जो आपकी खेत की जो मिट्टी है उसका जो pH मान है कितना है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। वो सोचिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करना, एक परख नली ले लेना पहले, ठीक, और परख नली में क्या करना है, अपने उसमें जल डाल लीजिएगा, और जो खेत की मिट्टी, मान लीजिए 2 जगहों से आप तुलना करें, खेत की मिट्टी लाकर उसमें आप डाल देना, थोड़ी सी खेत की मिट्टी इसमें डाल दीजिएगा। जैसे इसमें खेत की मिट्टी आप डालोगे, मिट्टी क्या होगा, इसमें घुल जाएगा, और जब मिट्टी इसमें घुल जाएगा तब हम लोग क्या डालेंगे इसमें, जो आपका हम लोग कल पढ़े थे सार्वत्रिक सूचक या सर्वप्रयोजनीय सूचक हम लोग पढ़े थे, और सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके हम इसका pH मान निकाल सकते हैं कि मिट्टी का जो pH मान कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। कोई दिक्कत हो गया। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जंतुओं पर आखिर pH परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर pH परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जंतुओं में pH परिवर्तन का प्रभाव या उसके प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो कैसे दिखाई जाती है। अब इसको समझ लीजिएगा। देखिए, हमारा जो शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर है, या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं उनका जो शरीर होता है, हमारा शरीर 7 से 7.8 के pH मान के बीच कार्य करता है, ये एक रेंज है कि हमारा जो शरीर होता है, या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका जो शरीर होता है, अगर वो सर्वाइव कर पाता है या वो जीवित रह सकता है तो 7 से 7.8 के बीच अगर pH वैल्यू है तो वो जीवित रह सकता है। लेकिन
कभी कभी हम देखते हैं कि जो वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल में क्या होता है, नॉर्मली कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, अगर वर्षा के जल का जो पीएच वैल्यू होता है अगर 5.6 से कम हो गया, मान लीजिए इसका जो पीएच का मान आ रहा है 5.6, इससे अगर कम है, वर्षा का जल का जो पीएच मान है अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछते हैं आपसे कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है कितना, 5.6 से आपका कम होता है, ठीक ना, या फिर क्वेश्चन में दे सकता है कि 5.6 होता है, ठीक ना। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो, अगर 5.6 दे तो भी सही है, 5.6 से कम दे तो भी सही है। तो सोचिए अगर ये वर्षा का जल नदी के माध्यम से, ये नदियों में जाता है, ठीक, ये समुद्र में भी जा सकता है। तो जब ये वर्षा का जल नदी में जाता है तो नदी में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि इस अम्ल में जीवित नहीं रह पाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी उत्तरजीविता जो होती है क्या वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं जो कि अम्लीय जल में नहीं रह सकते हैं, अम्लीय जल में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, तो मीठे जल में वो रह सकते हैं। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि अगर पीएच मान अगर बढ़ता है या घटता है तो उसका भी प्रभाव जंतुओं पर भी आपको पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखेंगे दूसरे जो ग्रह हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह पर भी आपका जो अम्ल होता है पाया जाता है, ठीक ना। और शुक्र ग्रह पर जो अम्ल पाया जाता है नॉर्मली वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल आप देखिएगा वहाँ पर पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 आपका वहाँ पर पाया जाता है। और H2SO4 के वहाँ पर श्वेत और पीले बादल वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव होता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर क्या होता है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, श्वेत और पीले बादल पाए जाते हैं जो कि सीधे अम्ल के ही बादल हैं, ठीक ना। तो अगर आप सोचो वहाँ पर आपका वर्षा कभी होती भी अगर है, सीधे सी बात है कि वहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी। और यही रीजन है कि अभी तक शुक्र ग्रह पर जो कि जीवन संभव नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट कि जंतुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से रक्षा, जो कि हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अक्सर ये देखा होगा, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को जो हड्डा होता है जिसको बोलते हैं, या फिर मधुमक्खी ने काट दिया। तो जब ये मधुमक्खी काटती है या बिच्छू जब डंक मारती है तो आखिर में वहाँ पर क्या होता है, हमको तेज जलन महसूस होता है और दर्द और पीड़ा भी महसूस वहाँ पर होती है। यह जो दर्द होता है या जो जलन महसूस होती है वह क्यों होती है, क्योंकि जो भी इस प्रकार के जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल होता है उनके डंक में, जो विष होता है उसमें ये अम्ल पाया जाता है। और जब वो डंक मारते हैं तो जो मेथनोइक अम्ल होता है वह क्या होता है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही अम्ल आपके शरीर में प्रवेश करता है आपको वहाँ पर जलन और दर्द होने लगता है, ठीक। तो इस स्थिति में इसका उपचार के लिए नॉर्मली हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, या कोई भी क्षारक जो हमारे पास उपस्थित रहता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आखिर में हमको मालूम है कि जो भी बिच्छू का डंक है या मधुमक्खी जब काट रही है तो उसमें अम्ल है, तो उसको अम्लीयता को ख़त्म करने के हम लोग किस चीज़ का, क्षार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर ये पीएच मान आपको मालूम है तो इसकी उपयोगिता हमारे डेली लाइफ में है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि आपका नेटल का पौधा होता है। नेटल का जो पौधा होता है जिसको बिच्छू पौधा भी कहते हैं, इसके जो पत्तियां होती हैं इनके उसमें कांटे होते हैं, और उन कांटों में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। और यह जो मेथनोइक अम्ल होता है, यह अगर आपको किसी तरह शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आपको वहाँ पर तेज जलन महसूस होती है, दर्द होता है, और इससे उपचार के लिए हम क्या करते हैं, कोई क्षारक का प्रयोग करते हैं। हो गया। तो इस प्रकार से यह जो था आपका पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है।
दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग शुरू करने जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि लवण क्या है, साल्ट क्या है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।